अनुष्ठान के पावन अवसर पर विराजमान परम श्रद्धेय डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी, मधु जी, विद्वज्जन, देवियों और सज्जनों, आज जिस विषय पर हम बातचीत करना चाहते हैं वह है लोकतंत्र के संवर्धन में मीडिया की भूमिका। समाज जीवन की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए अथवा कोई नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए विश्व में समय समय पर अनेक शासन व्यवस्थाएं बनती रही है, बिगड़ती रही है। कभी राजशाही आ गया तो कभी लोकशाही, कभी साम्यवाद तो कभी समाजवाद, कभी उपनिवेशवाद, कभी पूंजीवाद। अनेक तरह की व्यवस्थाएं समाज जीवन को चलाने के लिए आती रही हैं। जब विश्व के पैमाने पर राजशाही नाम की व्यवस्था थी, सामंतशाही चरम पर था, तो उससे उबकर, उससे परेशान होकर, उससे दुखी होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म हुआ और लोकतंत्र की उंगली पकड़कर ही पूंजीवाद नाम की व्यवस्था आ गई। सामंतवादी व्यवस्था से उबकर साम्यवाद आ गया, समाजवाद आ गया। कहने का तात्पर्य यह कि समाज जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए समय समय पर अनेक व्यवस्थाएं उत्पन्न होती रही, बनती रही, बिगड़ती रही। विश्व के अनेक चिंतकों और विचारकों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपने मत दिए, सिद्धांत का प्रतिपादन किया और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई। विभिन्न देशों में लाखों करोड़ों लोगों ने उनमें अपनी अपनी आस्थाएं व्यक्त की, किंतु विभिन्न शासन तंत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे सर्वोत्तम है, जो सबसे उल्लेखनीय है, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है, ऐसी व्यवस्था का नाम लोकतंत्र है। वास्तव में यह जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन की व्यवस्था है और इसलिए विश्व की सबसे लोकप्रिय और सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र मान्य है और लोक समादृत है। आज हम उसी पर बातचीत करेंगे कि लोकतंत्र के संवर्धन में मीडिया की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या हो सकती है, मीडिया ने किन किन भूमिकाओं का निर्वहन किया है। इन सारे विषयों पर हम विस्तार से आज बातचीत करेंगे। विश्व के पैमाने पर देखें, वैश्विक धरातल पर देखें तो जंगल राज से लेकर लोकतंत्र की जो विकास यात्रा है वो बहुत लंबी है और एक लंबे अंतराल के बाद हम इस व्यवस्था को आत्मसात कर पाए हैं। वस्तुतः शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है वह एक अर्जित व्यवस्था है, मानव निर्मित व्यवस्था है, चिंतकों द्वारा दी गई व्यवस्था है। वह कोई प्राकृतिक स्वभाव नहीं है, वह अर्जित व्यवस्था है। इसलिए शासन प्रशासन समय समय पर बदलती रही है,
और यही शाश्वत है। लोकतंत्र का विकास और विस्तार 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक हुआ है। माना जाता है कि फ्रांस में इसका बीजांकुरण हुआ है, किंतु भारत की जो प्राचीन व्यवस्था है उस पर अगर एक नजर डालें तो यह ज्ञात हो जाता है कि उससे बहुत पहले भारत के वैशाली में विश्व का सबसे पुरातन लोकतंत्र था और इसलिए विश्व लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के वैशाली को मान्यता प्राप्त है। सवाल उठता है कि क्या जहां जहां लोकतंत्र है विश्व में, क्या सभी लोकतांत्रिक देशों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाई है? निश्चित तौर से नहीं। कुछ अंश तक हुआ है और होने की प्रक्रिया में उसे हम कह सकते हैं। वस्तुतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर सुदृढ़ होनी है तो वह तभी हो सकता है जब सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, सबका कल्याण हो, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। और इसी संदर्भ में पत्रकारिता की भूमिका उल्लेखनीय हो जाती है, सराहनीय हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में सरकार को चलाने की सारी शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जनता में निहित है। लोकतंत्र में भूख के कारण किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, सबको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबको विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है, ऐसी कल्पना और कामना लोकतांत्रिक व्यवस्था में की गई। यद्यपि कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, वहां भी सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही सबसे सुदृढ़ माना गया है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री सत्ता के शिखर पर स्थापित हो सकता है, सबको समान अवसर प्राप्त हो, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूलभूत ढांचा है। पक्ष और विपक्ष का अस्तित्व हो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबको अधिकार मिले, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसी के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। क्या भारत में लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उसका सही माने में पालन हो पा रहा है? सत्ता किसी की भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। है, इसका उत्तर नहीं में आता है, तभी पत्रकारिता चतुर के रूप में मान्यता दी गई है और पत्रकारिता के माध्यम से जिनके अन्य अंग नियंत्रण किया है उसे नियमित किया जा सकता है। यही की क्या भूमिका है, इस पर हम विस्तार से अभी बातचीत करेंगे।
लोकतांत्रिक मर्यादा भारत में रही है और प्रारंभिक काल से ही रही है। भारत के लोगों के रग-रग में लोकतंत्र रचा बसा है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी उल्लेखनीय है। भारत का लोकतंत्र भारत, भारतीयता और भारत बोध का मानो पर्याय बन गया है। भारत के लोगों में सह अस्तित्व की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। भारत सहिष्णुता का देश है। यद्यपि यह बात और है कि अभी कुछ 1 वर्ष पहले भारत पर असहिष्णुता का आरोप लग गया था। कुछ लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यह आरोप लगा था। तब बिहार में चुनाव हो रहा था। लगातार पुरस्कार वापस हो रहे थे। लगातार पुरस्कार पर पुरस्कार वापस हो रहे थे। घटनाएं 2 राज्यों में हुई थी। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा कर्नाटक। एक में सपा की सरकार थी और दूसरे में कांग्रेस की सरकार थी। पुरस्कार वापस हो रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत साहित्य अकादमी का। यह पूरा का पूरा राजनीति का खेल था। तब मैंने अनेक अखबारों में महत्वपूर्ण आलेख भी लिखे थे और इस बात की मैंने चर्चा की थी कि यह बिहार का चुनाव है, इसलिए भारत जैसे सहिष्णु देश में असहिष्णु वातावरण निर्मित किया जा रहा है और वह सच भी साबित हुआ। चुनाव के तुरंत बाद जो गैंग था वह असहिष्णुता का, वह धीरे-धीरे अपने आप मृतप्राय हो गया, समाप्त हो गया, वह वातावरण समाप्त हो गया। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक वातावरण, लोकतंत्र की गरिमा, लोकतंत्र का गौरव, लोकतांत्रिक व्यवस्था का गुरुत्व लगातार बना रहा है। भारत ने कभी तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। केवल एक छोटे से कालखंड को छोड़ दें, लगभग 21 महीने का कालखंड जो आपातकाल के नाम से जाना जाता है, उस 21 महीने के कालखंड को छोड़ दें तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो निर्मल धारा है वह अजस्र बहती रही है। जब वो 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हो गई भारत में, तो प्रेस पर सेंसरशिप लग गया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो लोकतांत्रिक देशों में हर नागरिक को प्राप्त है, वह अधिकार भी छीन लिया गया था। दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार छीन लिया गया था। 1,10,000 लोग जेल के सीखचों में बंद थे। 253 पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 7 से अधिक विदेश के पत्रकारों को देश निकाला की सजा हो गई थी। बहुत लंबा है वो इतिहास। मेरे लिए तो वह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। लोकतंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं तो वह पासिंग रेफरेंस में ही उसकी चर्चा करेंगे। मेरा तो शोध कार्य ही उस विषय पर है और लगभग आधा दर्जन पुस्तकें उस विषय पर है हमारी। लेकिन कुल मिलाकर अगर उस छोटे से कालखंड को छोड़ दें तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो धारा है वो अजस्र धारा लगातार बहती रही है। जबकि भारत से अलग हुआ एक दूसरा राष्ट्र जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें लोकतंत्र कितनी बार खंडित हुई,
लोकतंत्र की हत्या हुई, खतरे में पड़ा वहां का लोकतंत्र, कितनी बार तख्ता पलट हुआ और किस तरह से सत्ता और सरकार की चाबी कहीं और रहती है, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। उस पर विशेष बातचीत करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्राचीन भारत में दो तरह के राज्य थे। एक राजा के अधीन था और दूसरे इस तरह के भी राज्य थे जो गण के अधीन थे। जो राजा के अधीन राज्य थे उसको राजाधीन कहते थे और जो गण के अधीन था वह गणाधीन था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को वहीं से उसकी जड़ को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लिच्छवी का गणराज्य बड़ा ही शक्तिशाली था। वैशाली उसकी राजधानी थी और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ रही लंबे समय तक। अब कालक्रम में अनेक परिवर्तन हुए, बदलाव हुए, मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेज आए, बहुत लंबी कहानी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अपने मूल विषय पर हम वापस लौटेंगे। लोकतंत्र के संवर्धन में मीडिया की क्या भूमिका है? देखें, भारत के संदर्भ में तो लोकतंत्र में संसद को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कानून उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। संविधान, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को मताधिकार दिया गया है और हर 5 वर्षों के बाद जनता के द्वारा वोटिंग के माध्यम से राजनेताओं द्वारा जनता का विश्वास प्राप्त किया जाता है। ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है। भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में 3 अंगों की व्यवस्था की गई है। आप सब जानते ही हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के ही संदर्भ में मीडिया की क्या भूमिका है, इस पर हम अलग अलग विस्तार से प्रकाश डालेंगे। पत्रकारिता ने विधायिका को कैसे नियंत्रित किया, अंकुश डाला विधायिका पर। पत्रकारिता ने कार्यपालिका को निरंकुश होने से कैसे बचाया। पत्रकारिता ने न्यायपालिका पर कैसे उसको सचेत किया, सतर्क किया, सावधान किया। इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये 3 व्यवस्थाएं संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और सभी महत्वपूर्ण है, कोई कम अथवा कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये तीनों ही भारतीय व्यवस्था की दृष्टि से स्वतंत्र हैं। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका और विधायिका। पत्रकारिता को इन तीनों के ऊपर, यानी तीनों पर अंकुश रखने की दृष्टि से चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है। पत्रकारिता कोई संवैधानिक मान्यता के अनुसार चतुर्थ स्तंभ नहीं है। भारतीय संविधान में 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और इसी के तहत पत्रकारिता की जाती है। अमेरिका की तरह भारत में पत्रकारिता के संरक्षण के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। जब संविधान सभा में पूछा गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से, तो उन्होंने कहा कि जो अधिकार भारत के आम लोगों को है, जन जन को है, वही अधिकार पत्रकार को भी है। भारतीय संदर्भ में पत्रकारों के लिए कोई विशेष अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। भारत के लोग इसी अधिकार का उपयोग कर पत्रकारिता करेंगे और पत्रकारिता का संरक्षण हो सकेगा। पत्रकारिता जो समाज जीवन का चतुर्थ स्तंभ है, वह लोक मान्यता के अनुसार है।
मुझे लगता है कि लोक मान्यता से बड़ी कोई मान्यता नहीं है। एक आरटीआई लगाकर पूछा गया कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? उत्तर आया कि वह तो लोक मान्यता है। लोक मान्यता से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती है, वह सर्वोच्च है लोक मान्यता। और लोक मान्यता है कि पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ है। पत्रकारिता पीड़ित प्रताड़ित लोगों की आवाज बन जाती है। किसी की पीड़ा है, किसी का दुख दर्द है, किसी का संताप है, किसी का संत्रास है, उससे संबंधित कोई एक खबर छप जाती है, व्यक्ति को न्याय मिल जाता है। जब व्यक्ति सिस्टम से हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब वह पत्रकारिता की शरण में जाता है और अनेक बार उसकी छोटी सी एक खबर से उसे न्याय मिल जाता है। पत्रकारिता समाज जीवन का सजग प्रहरी है। पत्रकारिता जो संवैधानिक मान्यता के अनुसार ये 3 अंग हैं, उस पर अंकुश रखता है, उसकी समीक्षा करता है और तीनों को कुपथगामी होने से बचाता है, निरंकुश होने से बचाता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखें, विचार करें, तो पत्रकार समाज का दृष्टा भी है और समाज जीवन का सृष्टा भी है। वह घटना प्रसंग को देखता है, समझता है और फिर लिखता है और उसके लेखन से समाज जीवन प्रभावित भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता समाज जीवन से प्रभावित भी होती है और पत्रकारिता समाज जीवन को प्रभावित भी, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। पत्रकारिता समाज जीवन को प्रभावित करती है, समाज जीवन पत्रकारिता को से प्रभावित होती है। ये दोनों ही बातें हैं। पत्रकारिता समाज जीवन को नियमित करता है, नियंत्रित करता है, समाज जीवन की रुचि का परिष्कार भी करता है और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत सामाजिक सरोकार के मुद्दे को लेकर हुई थी। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में भारत का सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। उन्होंने जो पत्रकारिता की शुरुआत की, वो सामाजिक सरोकार के मुद्दे को लेकर उन्होंने पत्रकारिता की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के काले कारनामे को उजागर करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता की। जो अखबार निकाला वो चूंकि हिक्की ने निकाला था, इसलिए उसको हिक्की गजट के भी नाम से जानते हैं। और मजे की बात देखिए कि पत्रकारिता के माध्यम से आम लोगों की आवाज भी सुनिश्चित की जाए, इसलिए भारत के सबसे पहले समाचार पत्र में संपादक के नाम पत्र भी छपा था। अर्थात पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो लोक मंगल है, लोक कल्याण है, लोक रुचि है, जन रुचि है और इसके लिए पत्रकारिता की जाती रही, आज भी की जा रही है। छोटी मोटी कुछ बाध्यताएं होंगी, कुछ अपवाद होंगे, हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे। यद्यपि आज तो पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा सेटिंग भी हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से उस एजेंडा सेटिंग की जो व्यवस्था थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। सच पूछिए तो मीडिया का जो लोकतांत्रिकरण है वह इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया है। स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को अगर देखें तो भारत में पत्रकारिता की आवाज को लगातार बंद करने की कोशिश की जाती रही और ये सत्ता का नियम भी ही है, शाश्वत नियम है। सत्ता
और सरकार में बैठे लोग वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जब तब खंडित करने की कोशिश करते रहे। स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को देखें तो लगभग 1 दर्जन कानून लाए गए जिसके माध्यम से पत्रकारिता की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऐसे 1 दर्जन से अधिक कानून लाए गए जिसके माध्यम से पत्रकारिता की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई, किंतु भारत के पत्रकार न रुके न थके, न उनकी लेखनी अटकी न भटकी, निरंतर स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को रेखांकित करते रहे। चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो, अनेक दांडी मार्च हो, भारत के पत्रकारों ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को अक्षुण्ण रखते हुए भारत की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। पत्रकारिता वस्तुतः आज की स्थिति में पत्रकारिता को देखें, वह समाज जीवन की धड़कन है, जिससे उस समाज की जीवंतता और प्राणवत्ता का बोध होता है। यही धड़कन जब समय के सत्य के रूप में अक्षरित होता है तो वह पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। पूर्व पाषाण काल से लेकर और अब तक आधुनिक काल तक मानव ने जितनी भी उपलब्धियां समर्जित की हैं, उसमें पत्रकारिता का विशेष महत्व है। पत्रकारिता समाज जीवन का नियामक है, इसे रेगुलेटिंग अथॉरिटी कहते हैं। समाज जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे की प्रकृति, प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का रहस्योद्घाटन वस्तुतः पत्रकारिता के माध्यम से ही होता है। ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, भावना और समझ को हस्तांतरित करने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम के रूप में पत्रकारिता को हम जानते हैं, पहचानते हैं। पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य भी है। पत्रकारिता के माध्यम से इतिहास लेखन भी होता है। किसी समाज को अगर जानना हो, किसी कालखंड को जानना है, तो उस कालखंड की पत्रकारिता को देखना सबसे अच्छा माना जाता है। पत्रकारिता सभ्यता और संस्कृति का संवाहक भी है। दर्शन, चिंतन और भावाभिव्यक्ति को पत्रकारिता ने प्रौढ़ किया है। सामाजिक मूल्यों और मर्यादाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज जीवन की रुचि का परिष्कार करना पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। इसलिए अगर आज हम यह कहें कि पत्रकारिता के बिना समाज जीवन की कल्पना और कामना नहीं की जा सकती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पत्रकारिता सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति का नाम है। लोकहित और लोक कल्याण की भावना के कारण ही पत्रकारिता ने मानवीय चेतना को उदात्त बनाया है और पत्रकारिता सामाजिक सरोकार के रूप में जानी जाती है, पहचानी जाती है। उसका पर्याय बन गई है पत्रकारिता। पत्रकारिता में समाज जीवन का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होना चाहिए। यह बात और है कि आज की पत्रकारिता को देखें तो नकारात्मकता पत्रकारिता में हावी हो गई है। समाचार पत्र उलट के देखिए, केवल समाज में जो निगेटिविटी है वही आपको भरा हुआ मिलेगा।
हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, समाज जीवन के जो ये निगेटिव एस्पेक्ट हैं, उससे समाचार पत्र भरा पड़ा रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसकी खबर नहीं छपनी चाहिए, बिल्कुल छपनी चाहिए। लेकिन अगर पत्रकारिता को समाज जीवन का दर्पण हम मानते हैं, तो उसी अनुपात में यह छपना चाहिए जिस अनुपात में घटनाएं घटती हैं। अगर आप देखें, सर्वेक्षण करें, तो एक अनुमान के अनुसार समाज जीवन में जो यह निगेटिव चीजें हैं, हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, यह केवल 20% होता है और समाचार पत्र में यह 80% जगह घेरता है। और जो 80% समाज जीवन का सकारात्मक पहलू है, कहीं कोई सत्संग हो रहा है, कहीं कोई सेमिनार हो रहा है, कहीं संगोष्ठियां हो रही है, सेवा के इतने कार्य हो रहे हैं कोरोना काल में भी, लेकिन वह जो सकारात्मक 80% है, वह बमुश्किल समाचार पत्रों में 20% स्थान भी नहीं पा पाता है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, संगोष्ठी हो रही है, और बहुत प्रयास करेंगे आलोक जी, तो कहीं कोई छोटी सी खबर छप जाएगी, 2 कॉलम, एक कॉलम की छोटी सी खबर छप जाएगी, छोटा सा समाचार छप जाएगा। मुझे लगता है कि पत्रकारिता में की जो यह नकारात्मक, और हो भी क्यों नहीं, पत्रकारिता जो पश्चिम से प्रभावित है, उसमें तो यही पहले बताया जाता है कि कुत्ता ने आदमी को काटा तो समाचार नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो समाचार। वस्तुतः नकारात्मकता यहीं से शुरू भी होती है। पत्रकारिता में जो ये निगेटिविटी है, यह संभवतः वामपंथ के प्रभाव के कारण भी ऐसा हुआ है। पत्रकारिता युग सत्य को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का एक सशक्त माध्यम है। पत्रकारिता पीड़ित प्रताड़ित लोगों की आवाज है। किसी समाज को जानने के लिए उस समाज की, वहां उस समय उस कालखंड की पत्रकारिता को जानना अपेक्षित हो जाता है। पत्रकारिता सेवावृत्ति संस्कार का नाम है, और यही पत्रकारिता का प्राण तत्व भी है। पत्रकारिता सत्यान्वेषण है, सत्य की खोज है। यह सत्य की खोज गुफाओं में जाकर नहीं है, यह तो समाज जीवन के अंदर जो तथ्य हैं, उसके माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता है। ये जो हमारी अभिव्यक्ति है, वो मर्यादित होनी चाहिए, यह भी समय की मांग है। समाचार जो लिखे जाते हैं, वो तथ्यों के आधार पर लिखे जाते हैं। आजकल तो समाचार पत्रकारों के मस्तिष्क में उपजने लगा है। आज का पत्रकार सच पूछिए तो पक्षकार हो गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। समाचार जो लिखे जाते हैं, वो तथ्य पर लिखे जाते हैं। जो तथ्य है वह सत्य है, वह शाश्वत है, वह चिरंतन है, वह नित्य है, वह पावन है, वह पवित्र है। इसलिए पत्रकारिता तथ्यात्मक होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता होनी चाहिए। ठीक है, जहां विचार व्यक्त करने हैं, एडिटोरियल का पृष्ठ है, वहां विचार व्यक्त किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के विचारों की भी आवश्यकता है समाज के लिए, लेकिन जब समाचार लिखेंगे तो वहां उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम अब फिर वापस आते हैं अपनी बात पर। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो पत्रकारिता के माध्यम से हम जिसको देख पा रहे हैं, उसको समृद्ध करने में तीनों की क्या क्या भूमिका रही है, बस 5-7 मिनट में हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम सबसे पहले न्यायपालिका की बात करेंगे। न्यायपालिका
लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतंत्र का संरक्षण न्यायपालिका के माध्यम से होता रहा है। लोकतंत्र को अगर संजीवनी मिली है तो वह न्यायपालिका के ही माध्यम से मिली है। लोकतंत्र की आधारशिला लोकतंत्र की आधारशिला वस्तुतः न्यायपालिका के माध्यम से ही सुदृढ़ हो पाई है। नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण हुआ। आपातकाल को देखा तो अनेक ऐसे अवसर आए जब व्यक्ति के जो अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, जीवन जीने का जो अधिकार है, उसे भी सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोगों ने अनेक बार खंडित किया, लेकिन न्यायपालिका ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए लोगों को न्याय दिया और लोकतंत्र संरक्षित हुआ। एक उदाहरण देखिए, जेसिका लाल हत्याकांड में निर्णय आ चुका था, लोअर कोर्ट ने निर्णय दे दिया था और अभियुक्त को बरी कर दिया गया था और मामला क्लोज होने वाला था। टाइम्स ऑफ इंडिया एक खबर छापता है, नो वन किल्ड जेसिका, जेसिका को किसी ने मारा, ये व्यंग्यात्मक समाचार था। और इसी को आधार बनाकर अपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और आप जानते ही हैं कि आज जेसिका लाल हत्याकांड के जो गुनहगार हैं वो जेल के सीक्षों में बंद हैं। तमाम रसूख के बावजूद, तमाम पैरवी और भाई भतीजावाद और प्रभाव और प्रभुत्व के बावजूद बचाया नहीं जा सका और आज जेल की सीक्षों में वो बंद है। ये पत्रकारिता की ताकत है, पत्रकारिता की शक्ति है। यानी न्यायपालिका को भी सक्रिय करने में, न्यायपालिका को भी सुदृढ़ करने में पत्रकारिता की भूमिका रही है। नर्मदा बांध बन रहे थे, मीडिया के द्वारा दबाव बनाया गया, मेधा पाटेकर ने विस्थापितों के माध्यम से जो किया वह भी सब आप लोगों ने देखा। इसमें न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। मीडिया न्यायपालिका को संचालित करती है ऐसा मैं नहीं कह सकता, ऐसा होता भी नहीं है। मीडिया संचालित नहीं कर रही है न्यायपालिका को, किंतु न्यायिक सक्रियता को बढ़ा रही है मीडिया। न्यायपालिका की सतर्कता को बढ़ा रही है मीडिया, इतना तो कहा ही जा सकता है। जनहित याचिका दायर होता है, मीडिया की खबर के आधार पर ही जनहित याचिका दायर कर दी जाती है, स्वतः संज्ञान लेकर वो हो जाता है और संबंधित पक्ष को न्याय भी मिल जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मीडिया में भी ट्रायल चलने लगा है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है, यह गलत है। यानी जब तक दोषी को दोषी करार दे न्यायपालिका, उससे पहले ही मीडिया के द्वारा दोषी करार दिया जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया समाचार दिखाता है, संप्रेषण करता है। मीडिया का काम यह नहीं है कि वह जज हो जाए, न्याय सुनाने लगे, दोषी को सजा देने लगे, यह मीडिया की भूमिका नहीं है। इसलिए मीडिया ट्रायल को मैं गलत मानता हूं। एक और प्रसंग मीडिया की ये न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में और मीडिया के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं। दक्षिण भारत की बात है, वहां एक स्थान पर मानसिक रोगियों को जंजीर से बांध कर रखा जाता था। अचानक आग लग गई और कई रोगी, मानसिक रोगी जलकर मर गए। मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें छपी, न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लिया और फिर निर्देश दिए और संबंधित व्यक्तियों को सजा हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका
को सचेत करने में, न्यायपालिका को सक्रिय करने में, न्यायपालिका की सतर्कता को बढ़ाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम दूसरे उदाहरण पर हम बातचीत करेंगे, दूसरे संदर्भ में बातचीत करेंगे। दूसरा संदर्भ है कार्यपालिका का। अगर देखें तो अब तक सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यपालिका के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया और मीडिया में उसका प्रकाशन हुआ, संबंधित व्यक्तियों को जेल की सजा हुई है। चारा घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, ये सभी कार्यपालिका के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार था और मीडिया की सक्रियता के कारण यह उजागर हुआ, इसका पर्दाफाश हुआ और उसमें से आज अनेक लोग जेल की शिक्षों में बंद हैं। चारा घोटाला के गुनहगार रांची में बंद हैं, यह सब आप जानते ही हैं, नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता की सक्रियता के कारण, पत्रकारिता की गतिशीलता के कारण, पत्रकारिता के कारण कार्यपालिका भी सुचारू हुई है, सम्यक हुई है और अपने कार्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर रही है। उसकी थोड़ी भी लापरवाही, थोड़ी भी गलतियां, उसको मीडिया में हाईलाइट किया जाता है और वह अपने आप में सुधार के लिए बाध्य होता है। और जो तीसरा उदाहरण हम बताना चाहते हैं वह है विधायिका से संबंधित। आप सबको पता ही है, दिसंबर 12 में निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड के बाद धरना, जुलूस, प्रदर्शन उसका लंबे समय तक दौर चलता रहा। उस समय की पत्रकारिता को देखें तो भारत का समाचार पत्र और खास करके दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र भरा पड़ा हुआ था। अंततः बलात्कार विरोधी कानून सरकार को लाना पड़ा, बाध्य होकर लाना पड़ा। निर्भया फंड बनाना पड़ा सरकार को बाध्य होकर। तो यह सब पत्रकारिता के ही कारण हुआ है। दवाइयां बहुत महंगी बिक रही थी। जो प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे 100 गुना 200 गुना ज्यादा महंगी दवाइयां बिक रही थी। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी, निरंतर लिखा गया, अभियान चला और सरकार को बाध्य होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, कानून बनाने पड़े, उसकी घोषणा करनी पड़ी। और अब जेनरिक दवाइयां आ गई हैं मार्केट में, यह भी सब पत्रकारिता के ही कारण हुआ है। कहने का तात्पर्य यह कि न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो अथवा विधायिका हो, तीनों पर पत्रकारिता के माध्यम से अंकुश रखने का काम किया गया है, अंकुश रखा गया है और समाज जीवन को समग्रता के साथ नियमित नियंत्रित करने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे लगता है कि आज का जो यह विषय है कि लोकतंत्र के संवर्धन में मीडिया की भूमिका, वह इन तीनों के संदर्भ में पूरी होती है। कोई सवाल अगर हो तो हम सवाल भी ले सकेंगे। यद्यपि अब 3:24 हो गए हैं, शायद 5-10 मिनट का और समय होगा। सवाल आमंत्रित हैं, कोई सवाल हो तो पूछा जा सकता है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल जी बताइए। जी जी।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कारगर तरीके से आपने अपनी बातें सर रखी कि लोकतंत्र के संवर्धन में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, ये आपने पूरा बताया है सर। लेकिन प्रश्न बहुत आए हैं, बहुत सारे चैट बॉक्स में लिखा गया है कि आपका व्याख्यान जो है बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो सर हम 2-4 प्रश्न लेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और हमारे पास हमारे अगली जो हमारी वक्ता हैं वो भी जुड़ रही हैं। सो हम 2-3 प्रश्न ले रहे हैं सर। पहला प्रश्न जो है वो गोविंद शिव शेट्टी का है। क्या वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता की विश्वसनीयता बची है? सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल किया है। जी आज ही हमने अभी सुबह एक गोष्ठी की है जी सर। अपने विश्वविद्यालय का। जी उसमें हमने उसका विषय रखा था कि सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता का संकट, कोरोना काल में विशेष तौर से उसका समाधान। जी सर। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पत्रकारिता ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, जी जी लेकिन तमाम दुर्बलताओं के बावजूद आज अगर कहीं शुचिता है, स्वच्छता है, तो वह पत्रकारिता में ही दिखाई देता है। आपकी बात से हम सहमत हैं कि कुछ अपवाद हैं, पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है वह खंडित हुई है। वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर पत्रकारिता की जाने लगी है। आज का पत्रकार, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे पत्रकार, सभी नहीं, बहुत सारे पत्रकार पक्षकार हो गए हैं। आपकी उस बात से हम सहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद पत्रकारिता की अगर भूमिका को देखें तो ध्यान में आता है कि पत्रकारिता के बिना आज समाज जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैंने तीनों उदाहरण आपको बताए हैं, कार्यपालिका के भी, न्यायपालिका के भी, विधायिका के भी, और उसके माध्यम से मैंने प्रमाणित करने की कोशिश की है कि पत्रकारिता में आज भी विश्वसनीयता है। अपवाद तो सब जगह होते हैं। पत्रकारिता कोई आसमान से नाजिल हुई कोई चीज नहीं है, चपका हुआ कोई चीज नहीं है, कोई अवतरित चीज नहीं है। समाज के ही तो लोग उसमें काम करते हैं, हम आप जैसे ही लोग काम करते हैं। और अगर समाज में दुर्बलता है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, तो हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पत्रकारिता में भी 100% स्वच्छता हो? ऐसा संभव नहीं है। यद्यपि आपके बात से मेरी पूरी सहमति है कि समाज में आज पत्रकारिता की विश्वसनीयता का ह्रास हुआ है और सोशल मीडिया ने तो और सत्यानाश कर दिया है। और पत्रकारिता की गरिमा, पत्रकारिता का गुरुत्व और पत्रकारिता का गुरुत्वाकर्षण घटा है, यह स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर एक प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुषमा देवी हैं और वो तेलंगाना से हैं। वो प्रश्न कर रही हैं, तेलंगाना से हैं सर वो, और वो प्रश्न कर रही हैं कि सत्य और तथ्य में से पत्रकारिता किसे अधिक महत्व देती है? सत्य और तथ्य में से, सत्य और तथ्य में से आपने अगर पत्रकारिता। मेरी बात ध्यान से सुनी होती सुषमा जी, जी जी, तो शायद यह सवाल खड़ा नहीं होता। मैंने कहा था कि जो तथ्य है वह सत्य है, वह शाश्वत है, वह नित्य है, वह चिरंतन है, वह पवित्र है, वह पावन है। यह बात और है कि पत्रकारिता करते समय व्यक्ति किन तथ्यों को चुनता है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी घटना प्रसंग के संदर्भ में देखें तो अनेक तथ्य वहां मौजूद हैं, होते हैं। पत्रकार किन तथ्यों को वो उसमें से उठाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका स्वभाव क्या है, संस्कार क्या है,
विचार क्या है, व्यवहार क्या है, प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है। इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें से वो किन तथ्यों को उठाता है और समाचार बनाता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को स्पष्ट करूंगा। तथ्य हर समय, सब तथ्य अपने आप में सत्य है, शाश्वत है, चिरंतन है, नित्य है, लेकिन तथ्य किस तरह से उठाए जाते हैं यह पत्रकार के स्वभाव, संस्कार, विचार, व्यवहार पर निर्भर करता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, पानीपत में 2004 में दंगल और कुश्ती का आयोजन होता है। गीत, संगीत, नृत्य का वातावरण होता है। दंगल के आयोजन से पहले ही तबलों के थाप पर समाज जीवन थिरकता है। अश्लील गीत संगीत भी होते हैं, कम कपड़ों में गीत संगीत भी होते हैं, और फिर बाद में दंगल भी होता है। दैनिक की खबर है मेरे पास, दैनिक जागरण छापता है जिस एंगल से, वह है कि तबलों के थाप पर थिरकता रहा जनजीवन। उसी समाचार को एक दूसरा समाचार पत्र, जो ट्रिब्यून नाम का समाचार पत्र है, दैनिक ट्रिब्यून, वह छापता है कि दंगल के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन। देखिए, घटना एक है, पत्रकार अलग अलग स्वभाव, संस्कार, विचार, व्यवहार का है, इसलिए उनके देखने की दृष्टि अलग है, उनका परसेप्शन अलग है, इसलिए समाचार दो एंगल का हो गया। किसी को वही घटना लगता है कि तबले के थाप पर समाज जीवन थिरक रहा है, और किसी को लगता है कि दंगल के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है। शायद मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी शकुंतला जी। जी सर, बिल्कुल। सर, एक और प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। पुष्पा रानी लिख रही हैं, हिंदू कन्या महाविद्यालय सोनीपत हरियाणा से हैं। वो पूछ रही है कि आज प्रवासी बंधुओं की दुर्दशा को देखते हुए यह कहना सही है क्या, लोकतंत्र भारत में मृत प्राय होता जा रहा है? देखिए, कोई एक घटना के कारण, कोई एक स्थिति के कारण पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को धता बता देना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह सच है कि कुछ कमियां रही हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको भी देखना पड़ेगा। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था है, उसमें उसकी जो दुर्बलताएं हैं, उसके कारण यह सब कुछ हुआ है। अन्यथा क्यों करके प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा कि जो लोकल है उसके लिए वोकल होना पड़ेगा। मैं बिहार से आता हूं और बिहार के लगभग 12 लाख मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं। क्या ये 12 लाख लोगों को अगर नौकरी बिहार में ही मिल जाती तो ये क्यों जाते, क्यों ये राजस्थान जाते, क्यों ये पंजाब जाते, क्यों ये दिल्ली जाते? इसलिए वैसी परिस्थिति में मुझे याद आता है महात्मा गांधी जी का वह चिंतन जो कहते हैं कि गांव को इकाई बनाने की आवश्यकता है। गांव को अगर इकाई बना दिया जाता स्वाधीनता संग्राम के दौरान, उसके तुरंत बाद जैसे सत्ता में लोग आए थे, नगरीकरण रुक जाता, शहरीकरण रुक जाता, औद्योगिकरण, यानी अगर 12 लाख लोग हैं और यहाँ के 24 जिलों में अगर फैक्ट्रियां लग जाती और यहाँ के लोग यहीं अगर नौकरी करते तो ये समस्या शायद उत्पन्न नहीं होती। इसलिए समस्या को जड़ से देखने की आवश्यकता है। और जब समस्या विकराल हो गई है, परिस्थितियां ऐसी हो गई है, या सत्ता में कोई भी हो, किसी के लिए भी इतने प्रवासी मजदूरों की समस्या का समाधान करना कठिन था। इस सच्चाई को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। विकास का मापदंड हो गया
औद्योगिकरण विकास का मापदंड हो गया, चिमनी उबलता हुआ धुआं, नीला आकाश विकास का मापदंड नहीं हुआ। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने जो कहा था विकास, वो ग्राम आधारित विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वैसा होना चाहिए था। और स्वाधीनता संग्राम के बाद जो लोग सत्ता में आए और लंबे समय तक सत्तासीन रहे, चूक वहां हुई है, गलतियां वहां हुई है, और वहां अगर कुछ ऐसा हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं हमको देखने को मिलती। मुझे लगता है कि शायद आपको जी जी सर, बहुत बढ़िया सर। आप, मुझे लगता है काफी प्रश्नों का उत्तर जो है वो सर का एक ही प्रश्न के उत्तर में काफी प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं प्रतिभागियों को। सर एक अंतिम प्रश्न मैं ले रही हूँ कि आजकल पत्रकारिता जजमेंटल हो गई है, पत्रकार अब न्यायालयों पर भी निर्णय दे सकते हैं, क्या यह चौथा स्तंभ बड़ा रसूखदार हो गया है? ये प्रश्न कर रहे हैं सर प्रोफेसर CS राजहंस हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं ये कि आजकल पत्रकारिता जजमेंटल हो गई है, पत्रकार अब न्यायालयों पर भी निर्णय दे सकते हैं, क्या यह चौथा स्तंभ बड़ा रसूखदार हो गया है? प्रोफेसर CS राजहंस जी का प्रश्न है सर, इस पर थोड़ा प्रकाश करें, डालें। जी 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 जी, आपकी बात से सहमत हैं। पत्रकारिता का एक वर्ग ऐसा हो गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकारिता के माध्यम से संवाद का संप्रेषण होता है। पत्रकार समाचार का उत्पादक नहीं होता है, समाचार का संप्रेषक होता है, कम्युनिकेटर होता है। पत्रकार वह भूल गया है आज का पत्रकार कि उसकी औकात केवल और केवल समाचार के संप्रेषण में है, उत्पादन में नहीं। और इसलिए मैंने कहा भी कि आज का पत्रकार तो पक्षकार हो गया है, वह जजमेंट भी सुनाने लगा है। मैंने एक बड़ा सा विस्तृत आर्टिकल भी लिखा है, आलेख भी लिखा है कि पत्रकारिता के माध्यम से जजमेंट सुना देना, मीडिया ट्रायल करना, न्यायालय में अपराध मुक्त या अपराधी घोषित होने के पहले ही उसे अपराधी घोषित कर देना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद TRP का चक्कर हो या अन्य कुछ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आजकल ठेकेदार मीडिया चला रहे हैं अपना रसूख बनाने के लिए, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए। और ये कोई आज से नहीं बल्कि अनेक वर्षों से राजनेताओं और मीडिया का जो साठगांठ है वह भी हुआ है, अपराधियों का उसके साथ साठगांठ हुआ है। यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इतना के बावजूद यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा वर्ग पत्रकारिता की शुचिता, पत्रकारिता की स्मिता, पत्रकारिता की स्वच्छता, पत्रकारिता की गुरुत्व और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए हुए है, और यह हम सब के लिए संतोष की बात है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ओजस्वी तरीके से और बहुत सहज और सरल तरीके से लोकतंत्र के संवर्धन में मीडिया की भूमिका को व्याख्यायित किया है सर। आपका तहे दिल से सर शुक्रिया। और हमारे सभी प्रतिभागियों ने बहुत से कमेंट्स, बहुत से चैट बॉक्स में वो लगातार लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सर का व्याख्यान बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया रहा है। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने समय से हमें कुछ समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम को दिया और FDP में सर आप आए और हम लोगों का भी संवर्धन हुआ। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अभी सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूंगी कि हमारी जो अगली वक्ता हैं डॉक्टर यामिनी गौतम जी, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ रही हैं।
मग काय बोलला मला कृष्णाला दूध पाहते असे मम्मा काय कृष्ण मम्मा कृष्ण मम्मा मग काय होतं की मग काय होतं लास्टला एवढं मम्मा म्हणतो एवढं मम्मा म्हणतो लास्ट बोलून मग माहिती का तुला डेंजर असतं छोटा असतो पण आम्ही कृष्ण काय असतो त्याच्यात घरी जातो आणि मडकी फोडतो घरी सांडून देतो लोकांचा मग सगळे जण कृष्णाची पप्पी घेते कृष्णा कृष्णा तुझे कसे आम्ही पप्पी घेतो ना तशी पप्पी घेते मग तुम्ही पूर्ण पप्पी नको घेऊ पूर्ण घेऊ म्हणतो असं असतं कृष्णा कृष्णाला एक दिवशी काय होतो बासरी पण वाजत आहे त्याला ते काल बघितलं नाही कृष्णा कसं बासरी वाजत कसं वाजत फ्लूट बासरी कुणाच्या अंगावर नाही असे बासरी वाजत आहे दोबारा एग्जिट करके ज्वाइन मग काय होतं एकदा कृष्णाच्या सगळ्या गायी कृष्णाकडे गायी खूप असतात मग काय होतं एकदा त्याला घेऊन जातो सगळ्या गायी कृष्णाच्या कृष्णाकडे बोलतो भासरी वाजवतो त्याची सगळ्या गायी लागते चला मारतात तिकडे बघ आणि पळून येतात कृष्णाकडे कृष्ण म्हणतो या या सगळ्यांना बासरी वाजून बोलवतो असं असतं कृष्ण म्हणजे कसं हो सर असतं तो अजून सांगू का कृष्ण आहे ना पोहायला जातो पाण्यामध्ये नदीमध्ये पोहायला जातो नदीमध्ये जातो
हेलो मैम, जुड़ गए क्या? मैं तो कब से जुड़ी हुई हूँ। आपका मैम आ गई हूँ। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है ओके ओके। हेलो, सभी प्रतिभागियों से क्षमा चाहते हैं कि थोड़ी सी दुविधा हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम। यामिनी मैम जुड़ गई, अब कोई बात नहीं। हाँ, मैम जुड़ गई। हाँ ठीक है। मधु मैम आगे बढ़ाएं आप, चलिए ठीक है। हेलो मैम, बिल्कुल। सबसे पहले मैं डॉक्टर यामिनी गौतम मैम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम नमस्कार। मैम नमस्ते। मैम आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके आ रही है। मैम को मैं यामिनी मैम को बहुत सादर प्रणाम करती हूँ और मैम आपका बहुत बहुत अभिवादन कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और मैम दुबई से हैं और बहुत टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान हो गया, लेकिन सभी प्रतिभागी अभी बने हुए हैं और हमारे साथ इस सत्र के साथ जुड़ेंगे। आज हमारे साथ मैम दुबई से हैं